ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर की तमाम चीजें सामने आई, उसके बाद हाहाकार बचा। लेकिन अब जो खबर आई है वो भी अमेरिका के हवाले से ही आ रही है और अमेरिकी सरकार की सबसे जिसे कहते हैं कि विश्वसनीय एजेंसी की तरफ से आ रही है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लोबल जीडीपी में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है, इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सरकार का फोकस रिफॉर्म्स पर है। यह हम नहीं कह रहे, मॉर्गन स्टैनली कह रहे, जो कि सबसे क्रेडिबल एजेंसी मानी जाती है कम से कम इकोनॉमी को लेकर के और अमेरिका की। इकोनॉमी की ग्रोथ भविष्य में तेज बनी रहेगी भारत के संदर्भ में। वो कहता है, ग्लोबल रिपोर्ट है कि भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर जाएगा। तो क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कुछ इस रिपोर्ट में हैं, तमाम मेहमान होंगे और भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारत के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। खुद अमेरिका में भी इन नीतियों का अब विरोध होना शुरू हो गया है। सुपर पावर की ये नीति मंदी की तरफ उसे ढकेल रही है। ये कहावत है, जिसके पास पैसा है उसका बोलबाला है। दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। जिस देश की इकोनॉमी बड़ी उसका डंका बज रहा, लेकिन इस रेस में भारत सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी का लोहा मान रही है। बीते एक दशक में जिस तरह से देश में आर्थिक सुधार हुए हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान है। भारत की इकोनॉमी के बारे में हाल में ही एक रिपोर्ट ने जर्मनी और जापान समेत चीन के भी होश उड़ा दिए हैं। ये दावा है मॉर्गन स्टैनली का। हालांकि स्टैनली जो बात कह रहा है वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं। आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। बता दें कि टैरिफ के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को नाच नचा रहा है। ब्राजील और भारत दवाइयों, एनर्जी, डिफेंस और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के जवाब में ब्रिक देशों की रणनीति पर उन्होंने खुलकर बात कही। इस बीच भारत बड़ा उलटफेर करने वाला है। उसका दावा है कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2028 में भारत की इकोनॉमी $5.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। साल 2028 तक भारत ग्लोबल उत्पाद में हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही सबसे ज्यादा मांग वाला बाजार बन जाएगा। 2023 में भारत की $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2026 में बढ़कर $4.7 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जिससे भारत आने वाले समय में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिपोर्ट में देश की वृद्धि के लिए 3 संभावनाएं बेयर, बेस और बुल बताई गई है। बेयर में इकोनॉमी $3.65 ट्रिलियन से बढ़कर 2035 तक $6.6 ट्रिलियन हो जाएगा। बेस में ये $8.8 ट्रिलियन तक बढ़ेगी और तीसरा बुल में इसका साइज बढ़कर $10.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा।
इसी तरह बेयर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2025 के $2514 से बढ़कर 2035 में $4247 हो जाएगी। बेस के सिनेरियो में $5683 और बुल में $6706 हो जाएगी। मार्गेनर की तरफ से कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर तेजी आ रही है। इसका कारण जनसंख्या वृद्धि और काम करने वाला लोकतंत्र, मजबूत आर्थिक नीतियों की प्रभाव और बेहतर बुनियादी ढांचा, बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क और सुधरते सामाजिक परिणाम है। स्टर्नली की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा कंज्यूमर मार्केट होगा। इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में इकोनॉमी में मिला जुला असर दिखा, लेकिन कुछ महीनों की तुलना में ये काफी बेहतर है। अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा कि भारत 2027-28 तक $5 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. उधर नीति आयोग ने भी साफ कर दिया है कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका मतलब 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की इकोनॉमी से बड़ी हो जाएगी। नीति आयोग का यह भी मानना है कि अगर भारत को विकसित बनना है तो देश की इकोनॉमी की रफ्तार 9% रहना भी जरूरी है। तमाम गुणा भाग करने के बाद ये गणित बैठता है कि आने वाले समय में भारत का ही डंका बजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस वक्त हमारे साथ रमनीश वत्स हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यश श्रीवास्तव हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, यामिनी अग्रवाल हैं इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे तमाम पैरामीटर्स हम जानेंगे। अभिषेक राजाराम हैं, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, और हम जानेंगे कि ये जो पैरामीटर्स मॉर्गन स्टैनली कह रहा है, इन पैरामीटर्स के लिहाज से 2028 का वो जिक्र करता है। पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉर्गन स्टैनली कहता क्या है, इसे मैं बहुत डिटेल में समझूंगा हमारे दोनों इकोनॉमिस्ट से। एक एक पॉलिटिकल कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जिक्र करता हूं, रमनीश आपसे शुरू करता हूं, निर्मला सीतारमण ने कहीं ना कहीं देश को अपने बजट के दौरान ये इंडिकेशन दिया था कि हम अभी जो है 2023 में $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, फिर उसके बाद 26 तक 4.7, और आज मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि 2028 तक यही पैरामीटर्स रहे तो 5.7 ट्रिलियन, यानी कि आप तीसरी जो है भारत अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये वो उन पैरामीटर्स पे कह रहा है। अब मैं ये कहूँ, ये कितनी बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट आप मानते हैं इस टर्म की, एनडीए टर्म की, बीजेपी टर्म की, और उसके पहले के भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की? मैं एक ओवरऑल जो है, क्योंकि सरकार में आप है, एक ओवरऑल इसके ऊपर जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, फिर यश के पास। बिल्कुल सचिन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और उन तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एकमात्र संकल्प जो है अभी, वह कैसे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाना है, और 2075 तक, जैसा कि आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है, गोल्डमैन सैक्स ने माना है, इस बात को स्वीकारा है कि भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी होगी, और लगभग 52 से 53% जो है उसकी ट्रिलियन डॉलर के रूप में आप देखें उसकी इकोनॉमी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण को कैसे कृत संकल्पित किया जाएगा, इसके कुछ पैरामीटर्स भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक सुधारों के कारण भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था जैसे बनी है, और 2028 जिस पे हम चर्चा करने बैठे हैं कि तीसरे स्थान पर कैसे होगा। तो मेक इन इंडिया
आत्मनिर्भर भारत की बात करें, चाहे स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। उसमें रेलवे का योगदान, एयरपोर्ट का योगदान, या समुद्री मार्ग जो है उसको कैसे विकसित किया जाए। और उसके लिए आप देखिए कि आज जो है, जो कि 2014-15 की बात करें, जो हम सड़क निर्माण की बात करें, तो 90,000 किलोमीटर जो हुआ करता था, आज 1,45,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। आप एयरपोर्ट को देखें तो आज जी 200 मिनी एयरपोर्ट्स और 39 जो है नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। लगभग ठीक 100 ठीक एयरपोर्ट ठीक बनाने का जो संकल्प था प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो लगभग पूरा हो चुका है। ठीक फिर ठीक बात करें बुलेट ट्रेन, चूंकि ये सारे जो है ना नहीं मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, हब मतलब यदि बनाना है, आप ये कह अरे रहे हैं कैसे कि कैसे ये एक बुलेट विजन ट्रेन नहीं, की ठीक बात है, करें, आप स्मार्ट हर सिटी की सरकार का बात एक करें, विजन नए होता है, ठीक है, एक्सप्रेसवे आर्थिक की सुधारों बात के करें, विजन को आप बता रहे बंदरगाह की हैं बात जिसपे करें। 100 एयरपोर्ट्स भी थे, इकॉनमी को किस तरीके से कितने ट्रिलियन तक लेकर के जाना है, वो ठीक है। आपका ये कहना है कि भले वो सड़क मार्ग हो, तमाम चीजें हों, उस कारण से जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके लिए बहुत ज्यादा आशान्वित है, तभी जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इस तरीके से भारत को इतना ऊंचा रैंक कर रही हैं कि वो बिल्कुल थर्ड, हाँ, क्योंकि वो 2028 तक, जो कि दूर नहीं है, थर्ड तक आ जाएगा। यश श्रीवास्तव, एक कमेंट जी आपका, जी। फिर उसके बाद मैं इसे मेरे फेलो इकोनॉमिस्ट से और डिटेल से समझूंगा। सचिन जी, एक बात अभी जो है वो सुनने लायक हुई है, वो ये है कि इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बन जाती, उसमें समाज और सब कुछ, सारे सुरक्षा, सारे फैक्टर काम करते हैं। एब्सोल्युटली। तो पिछले कुछ सालों से अब ये जो 5 ट्रिलियन का जुमला है, अभी ये जुमला ही है। इसकी बात पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले टर्म में फेसबुक में, कहीं एक कोई प्रोग्राम था फेसबुक के साथ, वहां बोली। उसके बाद इसकी टाइमलाइन खिसकती जा रही। अभी 2024 का चुनाव भी 5 ट्रिलियन पे ही लड़ा गया था, वन ऑफ द इश्यूज बाय बीजेपी। एक मुद्दा ये भी था कि हम बना देंगे। और अब 2028 की बात हो रही है, आज 2075 की भी बात हो रही है। अब आप बताइए, आप, मैं, हम लोग यहाँ पे 2075 में किस उम्र के होंगे, हमारी अगली पीढ़ी किस उम्र की होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन पूछने जाएगा, कैसे पता चलेगा? करते रहिए आप, 2475 की बता दीजिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत देश का गिरता जा रहा है, जो जीडीपी में शेयर है वो कम होता जा रहा है, और जिस बुनियादी सुविधाओं के दम पर देश के नागरिक सशक्त होते हैं कि वो इकोनॉमी को या देश को आगे बढ़ाएं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उनके लिए जीडीपी में खर्च और उनके ऊपर गुणवत्ता, उन पर भरोसा, वो दोनों गिरता जा रहा है। एफडीआई बाहर जा रहा है, एसआईपीस बंद हो रहे हैं, वास्तविकता ये है। तो इस सरकार को गंभीरता से, और उससे भी बड़ी बात, विदेशी निवेशकों को बुलाने के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका घर पूरी तरह साफ सुथरा और सही सलामत हो। अभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे घर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और रहा सवाल अमेरिका का, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आज आपकी रिपोर्ट में दूसरी भाषा है। मुझे उम्मीद है सरकार कुछ ऐसी ही भाषा इस समय विचार कर रही होगी। लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से, जो, क्योंकि आप मॉर्गन स्टैनली के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बता देता हूं। उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने 3 दिन पहले व्हाइट हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि इट इज अबाउट डैंग टाइम दैट वी हैव अ प्रेसिडेंट दैट थिंक्स अबाउट अमेरिकन सिटीजंस। और ये डैंग टाइम, DANG, ये आम भाषा का शब्द नहीं है, ये व्हाइट हाउस से, मेरे को समझ नहीं आया, आप क्या मतलब सरकार की बुराई कर रहे हैं, देश कह रहे हैं कि बिल्कुल नीचे जा रहा है? मेरे को नहीं समझ में आया। मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट लेकर के आया, वो बता रही है, और आपको लग रहा है कि हर पैरामीटर में नीचे जा रहा है। नहीं, मेरे 2 पैनलिस्ट भी और है ना, आपने सबसे ज्यादा, रजनीश से भी ज्यादा वक्त आपने लिया, लेकिन आप बता नहीं पाए कि भारत जो है कि गिरती इतनी बुरी अर्थव्यवस्था कैसे है कि जब गोल्डमैन सैक जो है, यामिनी जी, और मॉर्गन स्टैनले उसको आंकड़ों से बता रहा है कि कैसी मैन्युफैक्चरिंग है, दवाई का क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल्स है, वो आंकड़ों से बता रहा है, जो यश जी कह रहे हैं कि बहुत ही गर्क में जा रहा है जैसे हमारी इकोनॉमी। अब यामिनी जी, इकोनॉमी के 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर अगर आप बात करें तो है आपका जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में या ओवरऑल रिफॉर्म्स के अंदर। दूसरा पैरामीटर है जो सोशल पैरामीटर हैं। जो पहले पैरामीटर की बात कर रहे हैं, आपके पहले प्रवक्ता ने कहा कि सारी चीज़ें, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट, और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसमें रिचेस्ट डिविडेंड्स RBI से भी लिए हैं, PSU बैंक से भी लिए हैं, PSU सेक्टर कंपनीज से भी लिए गए हैं इस बार,
और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फाइनेंसिंग काफी गई है, जो काफी हद तक इम्पेटस देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जो दूसरा सेगमेंट है जिसमें सोशल सेक्टर की बात की जाए तो आप देखेंगे कि फॉरेन बिल लाया गया एक, जिसका काफी हद तक ऑपोजिशन हुआ। एक जो पहले के बिल्स चल रहे हैं, वक्फ बिल है या आपके यूसीसी हैं, ऐसे बिल्स के बारे में डिबेट्स हैं जो सोशल सेगमेंट्स के जो खास तौर पे निशान करती हैं कि जो है कैसा हम एक सोसाइटी बना रहे हैं और किस इंटॉलरेंट स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं पूरे ओवरऑल सोसाइटी स्ट्रक्चर में। और जहां तक आप बुनियादी सुविधाओं की बात करें, बुनियादी सुविधाओं का कोई अर्थ नहीं रहता अगर सामाजिक यूसीसी परिवेश नहीं, यूसीसी या फिर वक्फ रिफॉर्म हो या शिक्षा नीति हो, इसका ये कैसे इंस्टेबिलिटी लेकर के आ रही है मॉर्गन स्टैनली? काफी हद तक आप अगर न्यूज चैनल्स को ही देखें तो आज यहाँ पे तो मैम गड़बड़ है, इसके आज वहाँ पे इसके गड़बड़ है। अलग इसके वो अलग चीज भी तो है ना। देखिए इसका नहीं, देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सोशल स्टेबिलिटी के अलावा नहीं होती। ये अगर डिस्टेबल मॉर्गन कैसे? स्टैनली मैं कहता वही है कह रहा हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जा रही है, तो आपने कहा कि ठीक है आपके आर्थिक रिफॉर्म जो अच्छे काम कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है कि वो डिस्टेबल हो रही है कि यूसीसी से और ये वो से सामाजिक तौर पर हम संपन्न नहीं? मतलब ये तो भाई एक देश में एक कानून, यूसीसी। आप देखिए किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। अगर होली है या किसी प्रकार का कोई जो है फेस्टिवल है, जो नेता देते हैं या कोई और पक्ष देता है, या जिस पे पक्ष या विपक्ष पे साझा किया जाता है एक बातचीत को, तो वो तो इंटरनल पॉलिटिक्स में मैम हमेशा से होती रही है, इससे कुछ ये थोड़ा ना, कल होली भी थी, नमाज भी था, जुमा भी हुआ। पॉलिटिक्स का स्तर कभी भी इस तरह का नहीं रहा कि आपसी रंजिश रही हो या इंसान को डर लगे बाहर निकलते समय। ऐसी स्थिति जो है, कल तो कहीं ना कहीं दोनों बाहर निकले। अभी खैर मॉर्गन स्टैनली तक ये बात जो शायद पहुंच जाएगी कि कल दोनों बाहर निकले थे। मैम जो आप कह रही हैं कि डर लगता है बाहर निकलने से, भले हम थर्ड इकोनॉमी बन जाए। राजाराम साहब मतलब इस थर्ड इकोनॉमी का कोई वो नहीं, यामिनी जी कह रही हैं जब तक यूसीसी भी है, ये भी है। अब ये तो एक देश में मतलब ऑब्वियस बात है, एक देश एक विधान एक संविधान वाली बात तो का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सामाजिक सौहार्द से कैसे जो है फर्क पड़ता है, मुझे कोरिलेशन ठीक है, थोड़ा आप समझा दीजिए। और हम ये जब कहते हैं आर्थिक सुधार पैरामीटर, ये सबके लिए होता है। इंडिया इज ए कंट्री जिसमें सब कास्ट, क्रीड, कम्युनिटीज, धर्म, सब चीज़ है, उन सबके लिए भी होगा ना। तो अभिषेक जी, उससे फिर सामाजिक सौहार्द और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या ये दोनों अलग अलग पहलू और हम इसे बिल्कुल ही अलग ही रखें कि हम डिबेट ही ना करें? आप म्यूट हैं शायद। गुड इवनिंग एवरीवन। इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, अतुलनीय भारत। और इसमें बहुत सारे दुनिया के देश समा सकते हैं, इतना बड़ा है, इतना विशाल है भारत हमारा। इंडियन इकोनॉमी प्रीडोमिनेटली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हो सकता है 2028, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है, हम हो सकता है 2027 में ही बन सकते हैं। लेकिन जो मेरी फेलो पैनलिस्ट है यामिनी जी, इनकी एक बात को मैं थोड़ा आगे लेकर जाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो एक रिफॉर्म की नाव वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है मोदी जी के राज में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक छोटा सा छेद है। वो छेद ये है कि हम 80 करोड़ की आबादी को फ्री राशन दे रहे हैं। हम जो फ्री, कई स्टेट्स के इलेक्शन जो हो रहे हैं आजकल, आपने भी इसको देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिक्स चल रही है। यस। जो फ्री में कुछ पैसे देने की बात हो जाती है, कोई भी योजना हो, और ये सब कर रहे हैं आज की डेट। हमारी जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ होनी चाहिए, उतनी ग्रोथ नहीं होगी जब तक हम, देखिए हमारी जो टोटल जीडीपी का उसका 50% से ऊपर हमारा सर्विस कैटेगरी का है। एब्सोल्युटली। और हमारी जो 12% जो जीडीपी का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर का है, लेकिन एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 40% जनता इन्वॉल्व है। तो जो इनकम पोर्शन है, पर कैपिटा इनकम, वो कम है। हमें, जैसे ये वत्स सर ने शुरू में बोला कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, स्टार्टअप,
जाहिर सी बात है, इनको यानी कि बढ़ाना। जब हम मैन्युफैक्चर को नहीं जाएंगे, हम एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम दुनिया की थर्ड इकोनॉमी तो बन जाएंगे लेकिन सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी क्योंकि बात है, कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक उसके घर में जो है स्टेबिलिटी ना हो, शांति ना हो, सौहार्द ना हो। और कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं, जब बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, तमाम चीज़ें होती है कि वो भूखा ना सोए, जाहिर सी बात है कोई इकोनॉमी या पैसे का जब तक सही तरीके से वितरण और सब तक ना पहुंचे। एक फ्रीबीज आपने बोला, यामिनी जी ने भी काफ़ी वैलिड पॉइंट्स रखे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कम से कम इन चीज़ों, इन पैरामीटर्स को समझाने के लिए। आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से सशक्त होता है तभी वो देश सुपर पावर कहलाता है। हालांकि अमेरिका में भी देखा जाए तमाम तरीके से, आप देखिए वहाँ चलिए, गरीबी वहाँ पर भी है, किस तरीके से बॉडी स्लीपिंग बैग्स, तमाम चीज़ें, लोग और वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर भी अपनी दिक्कत है। तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए, यानी कि फिलहाल ये इंडिकेटर्स जो है वो ये कह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक